Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes। जैसा कि आपको पता है हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 लेके चल रहे हैं, द वर्किंग इंस्टीट्यूशंस, है ना। और इसमें हमने अभी जो एक इम्पॉर्टेंट मेमोरेंडम था उससे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर चुके हैं। प्रीवियस 2 वीडियो इस टॉपिक पे हम बना चुके हैं और आज का हमारा ये पार्ट 3 है, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे अब इस चैप्टर के हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा है, अभी तक तो हमने मेमोरेंडम से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें थी वो डिस्कस की थी, एक स्टोरी के बारे में डिस्कस की थी और उस स्टोरी के कारण देश में कैसे डिस्प्यूट क्रिएट हुए थे और कैसे जो मंडल कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट के बाद 27% रिजर्वेशन के लिए देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया गया था। 11 जजों की जो बेंचेस थी, है ना, इंदिरा सोनी एंड अदर वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट जो केस था उसके माध्यम से। और फिर हमने देखा था कि कैसे 1993 8 सितंबर 1993 को जो ड्राफ्टेड फॉर्म था न्यू मेमोरेंडम का उसको रिलीज़ किया गया था और 27% का जो रिजर्वेशन है वो हमारी कंट्री में लागू हुआ था। ये सारे पॉइंट हमने देखे थे, बट वो तो सारे एक स्टोरी के फॉर्म में थे जो ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारा चैप्टर है द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें जो मैन हेडिंग है वो हमारी अब स्टार्ट होती है कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं कि ये पार्लियामेंट होती है ना, प्रेसिडेंट हाउस होता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है या सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? क्या इन्हें बनाना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की गवर्नमेंट के लिए? क्या इन इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्यों ये ज़रूरी है? यही हमें इस टॉपिक में समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में तो अक्सर पूछा ही जाता है ना। सो चलिए ध्यान से समझते हैं व्हाट इज़ द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, है ना, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमें समझना है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझने से पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, गवर्नमेंट के काम क्या क्या होते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि जो भी काम गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, है ना, यदि हम बात करें कि इंस्टीट्यूशन की क्या ज़रूरत है, तो इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या होगी? गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं ऑब्वियसली वो काम कहाँ पे होंगे? इंस्टीट्यूशन में ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बोले गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहीं पे भी घूम रहे हैं, कभी मार्केट में गए बोले, कभी पार्क में गए बोले, है ना, कहीं भी बोले कहीं ट्रेन में बैठे हैं बोले, कभी रेलवे स्टेशन पर बैठ के काम कर रहे हैं बोले। ऑब्वियसली नहीं, उनके जो भी काम किए जाते हैं वो इंस्टीट्यूशंस में किए जाते हैं, है ना। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट हमें ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये काम कैसे इंस्टीट्यूशन में किए जाते हैं, है ना। सो फर्स्ट पॉइंट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, गवर्नमेंट इन अ कंट्री, गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन, है ना। जैसे कि हमें पता है कि हमारी देश की जो गवर्नमेंट है, या हमारे ही देश की नहीं, सभी देशों की जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है काहे के लिए? कई सारे फंक्शन के लिए, कई सारे काम करने के लिए। जैसे सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामला होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, देश की सुरक्षा से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, है ना, जैसे हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री होती है ना, हमारी मिलिट्री है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो ये सारे काम किसके द्वारा देखे जाते हैं? सिक्योरिटी के जो मामले होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाते हैं ऑब्वियसली, है ना, कोई प्राइवेट हाथों में तो होता नहीं है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के पास होती है। एजुकेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे बोले आज बोले 6 ईयर टू 14 ईयर तक के बच्चों को बोले ज़रूरी है कि बोले जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाए 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को। तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करवाते हैं। मिड डे मील जो स्कीम है वो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है फॉर 1st to 8th के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, जो काम कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन का काम किया जाता है, क्योंकि टैक्स लिया जाएगा, टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसी से तो फिर गवर्नमेंट के जितने भी वर्क हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी, एजुकेशन फैसिलिटी या हेल्थ, वो सारे क्या होंगे? एक कंटिन्यू वे में चल पाएंगे, है ना। तो टैक्स कलेक्शन का काम होता है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे लॉ इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कई सारे लॉ फॉर्मुलेट किए जाते हैं। इट ऑल्सो फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट वेरियस वेलफेयर स्कीम, कई सारी स्कीम्स बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो
रिच पीपल है, वेल्दी पीपल है, उनसे पैसे लिए जा सके और इन पैसों को टैक्स के फॉर्म में लेके फिर कहाँ यूज किया जा सके, जो पुअर पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके विकास के लिए, है ना। ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमें याद रखना है, जो कि गवर्नमेंट की क्या होते हैं, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शन होते हैं। अब हम समझते हैं कि ये सारे फंक्शन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की जो होती है वो कहाँ पे की जाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इन सारे कामों को करने के लिए गवर्नमेंट को किसकी ज़रूरत होती है, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखोगे यदि आपसे 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक सिक्योरिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ, टैक्स कलेक्शन, है ना। सो दिस ऑल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, है ना। जितने भी फंक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हमने जो ऊपर एग्जांपल देखा, वो कहाँ से भैया चलाए जाते हैं, कहाँ से रेगुलेट किए जाते हैं। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से चलाए जाते हैं, है ना। जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्रीज होती है, कई सारे ऑफिसेस होते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री होती है, ऑफिसेस होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। टैक्स कलेक्शन के लिए बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। लॉ को बनाने के लिए लेजिस्लेटिव होती है, इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमने पहले और दूसरे वीडियो में देखा हुआ था कि ये सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्या है। बिकॉज all functions of government are regulated by different institutions. This is the most important point, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं वो किए जाते हैं। दैट्स वाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंपल्सरी, है ना। ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारे लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अलग अलग कौन कौन से काम करते हैं, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट। सो जैसा कि आपको पता है इंस्टीट्यूशंस में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं सम पीपल्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट ऑफ दिस एक्टिविटी, है ना। ऑब्वियसली सम पीपल्स के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऊपर पढ़ी है गवर्नमेंट की, जो एक्टिविटी हमने पढ़ी है उन्हें कैसे फुलफिल किया जाए। मतलब जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें कैसे पूरा किया जाए। कुछ लोगों का काम तो ये होता है देखने का, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस में ही देखते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का काम क्या होता है, कुछ लॉज जो बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। इसी तरह यदि मान लो जो लॉज बनाए जा रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कुछ लॉस इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यदि उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होता है ना। मान लो कोई भी लॉ बनाया गया, इसी तरह उसे इम्प्लीमेंट किया गया। अब लॉ बनाने में और इम्प्लीमेंट होने में यदि कोई भी डिस्प्यूट होते हैं, इफ़ डिस्प्यूट अराइज ऑन दिस डिसीजन और देयर इम्प्लीमेंट, है ना, देयर शुड बी सम वन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। यदि मान लो लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, जो लॉ बनाया गया है इम्प्लीमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया गया था 27% रिजर्वेशन देने का, बट उसे इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कई सारे पीपल्स उसके अगेंस्ट में थे ना। हमने देखा था अपोज्ड कर रहे थे, भले उनके डिफरेंट रीजन थे बट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे अपोज्ड कर रहे थे। यदि इसी तरह हमने देखा था कि जब वहाँ पे लॉ बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा बट कुछ लोग उसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, इंप्लीमेंट होने में डिस्प्यूट हो रहे थे। तो इस कंडीशन में किसने बताया था कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भैया ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये कैसा है, वैलिड डिसीजन है, सही निर्णय है और इसे हम लागू करेंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए जो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया होगा। सिंपली हम बोल सकते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं लॉस को, कुछ लोग क्या करते हैं,
लॉस को बनाने का काम करते हैं, फॉर्म करने का काम करते हैं, और साथ ही यदि इन लॉस को इम्प्लीमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका काम ये डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर उसे देश में इम्प्लीमेंट करवाना है। और ये काम भी काय के माध्यम से होता है, थ्रू द इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से काम होता है। इसीलिए ये भी एक नीड होगी इंस्टीट्यूशन की, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा पॉइंट कवर हो गया, इंस्टीट्यूशंस की क्या ज़रूरत होती है ना। पहले हमने देख लिया कि गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है, और जो काम और या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सारी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से होती है। और फिर हमने देखा इंस्टीट्यूशन के भी अलग अलग की कुछ लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ तो देख रहे हैं हम, एक्टिविटी ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटी, मतलब क्या करना है, बोले लेजिस्लेटिव को कानून बनाने का काम करना है, लेजिस्लेचर वाला काम हो गया। इम्प्लीमेंट करने वाला काम मतलब एग्जीक्यूटिव का काम हो गया, और यहाँ पे राइट और रॉन्ग देखने का काम मतलब जुडिशरी का काम हो गया। तो ये भी तो इंस्टीट्यूशंस ही है ना, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी है। आई होप ये पॉइंट आपको एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर वाला इन 3 पॉइंट में क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और क्या है हमारे लिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दिस एक्टिविटीज कीप टेकिंग प्लेस इफ द पर्सन इज की पोजीशन चेंज। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको समझना है। आपको पता है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर दैट इज़ 5 ईयर, है ना, इन नॉर्मल कंडीशन। हमारे देश में नॉर्मल कंडीशन में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या हमारे जो कह सकते हैं लीडर्स होते हैं, वो कितने समय के लिए इलेक्ट होते हैं, ऑब्वियसली 5 ईयर के लिए नॉर्मली इलेक्ट होते हैं। बट यदि किसी भी कंडीशन में, है ना, जैसे कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि मिड टर्म इलेक्शन करवाने होते हैं, या फिर बोल सकते हैं सरकार गिर जाती है, आप लोगों को भी पता होगा। यदि ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो लॉज बना रहे हैं, बट यदि सरकार गिर जाए अचानक से, या फिर बोले नई गवर्नमेंट आ जाए, तो इस कंडीशन में यदि इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे तो क्या होगा देश का, कौन देश को रेगुलेट करेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो गवर्नमेंट चली जाएगी, गवर्नमेंट जब चली जाएगी तो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यू गवर्नमेंट आती है वो डायरेक्ट वर्क स्टार्ट कर देती है इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। क्योंकि आपको पता है इन इंस्टीट्यूशन में कई सारे ऑफिसर होते हैं, है ना, जो परमानेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, ये लोग हमेशा अपना काम करते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस इंस्टीट्यूशन के प्रति, है ना। जिस इंस्टीट्यूशन में वो है, जैसे मान लो कोई, हम बोल सकते हैं किसी एक मिनिस्ट्री में है, कैबिनेट सचिव हुआ, या जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर हुए जो कैबिनेट सचिव के अंदर में काम करेंगे, उन्हें तो मतलब नहीं रहेगा कि कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, उनके जो भी फंक्शंस होंगे, उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी, उनके जो भी काम होंगे वो काम करते रहेंगे। और यदि इंस्टीट्यूशन ही नहीं होता तो फिर भैया क्या होता, इंस्टीट्यूशन ही नहीं होती तो पता चला एक गवर्नमेंट आई, उसने काम करी थी, कुछ समय रही, वो चली गई, फिर दूसरी आई, फिर वो नया काम स्टार्ट कर रही है। इसमें तो हमारी कंट्री ग्रोथ ही नहीं कर पाती, कोई एक्ट ही पास नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि जो की पोजीशन चेंज होती है उसके बाद भी, मतलब यदि लीडर चेंज होते हैं उसके बाद भी जो काम है वो कंटिन्यू चलते रहे, है ना। सो ये पॉइंट आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दिस एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस, बोले जो भी काम हो रहा है वो कंटिन्यू चलते रहे। इफ़ द पर्सन इज की पोजीशन चेंज, यदि बोले जो लीडर्स हैं वो चेंज भी हो रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बोले जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स के माध्यम से वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, और ऑब्वियसली वो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। सो दैट अटेंड दिस ऑल टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना। तो ऊपर के जितने भी टास्क, ऊपर के जितने भी काम हमने देखे, ठीक है, उन सब के लिए बात की जा रही है। अटेंड दिस ऑल टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स, है ना, कई सारी व्यवस्थाएं की गई है किसके द्वारा, आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फॉर्म में है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो
हमारे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर्स थे, उनके द्वारा आज की डेमोक्रेसी में कई सारे ऐसे अरेंजमेंट किए गए हैं, है ना। और दीज अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, और इन सभी अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। ऑब्वियसली कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे ये मिलता है कि जितने भी काम गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं वो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से किए जाते हैं, है ना। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से की जाती है, चाहे वो लेजिस्लेचर से संबंधित हो, लॉ मेकिंग से संबंधित हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ या कानून लागू करने से संबंधित हो, या फिर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं लॉ को बनाने और इम्प्लीमेंट करने में, उससे संबंधित हो, है ना। सो ये 3 इंस्टीट्यूशन हमारे वहाँ पे काम करते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तो हमें पता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि यदि गवर्नमेंट आते जाते रहती है या गवर्नमेंट की जो की पोजीशन वो चेंज होती है, उस कंडीशन में भी हमारे जितने भी काम हैं उनको कंटिन्यूस करने के लिए भी हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पे हमने देखा था। इसके अलावा इन सारे कामों को कंटिन्यू करने के लिए, इन सारे टास्क को अटेंड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो अरेंजमेंट किए गए हैं, इन अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें हम इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल when these institutions perform function assigned to them. Obviously this is the most important point. कोई भी डेमोक्रेसी, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी जो है वो वर्क वेल, बहुत अच्छे तरीके से कब काम कर सकती है। ऑब्वियसली देश के सारे काम अभी हमने देखा इंस्टीट्यूशन के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो जब ये इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करेंगे जो फंक्शन उनको असाइन किए गए हैं बेटर तरीके से, तभी तो कोई भी डेमोक्रेसी या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी डेमोक्रेसी तब ही अच्छे तरीके से चल सकती है जब उस कंट्री के, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के इंस्टीट्यूशन को जो भी काम असाइन किया गया है, जो भी काम उन्हें दिया गया है, वो उन्हें सही तरीके से करते हैं, उन्हें सही तरीके से परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को, है ना। ये पॉइंट भी हमें समझना होगा यहाँ पे। इसीलिए क्या होता है कई सारी कंट्री में, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कई सारी कंट्रियों को क्या कर दिया जाता है, बेसिक रूल और पावर दे दिए जाते हैं ताकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके। मतलब काम का बंटवारा कर दिया जाता है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, काम को बांट दिया जाता है ताकि क्या किया जा सके, जो भी काम है उन्हें बेटर तरीके से किया जा सके। और ये किया जाता है ऑब्वियसली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे पीएम एंड कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, है ना। पीएम मतलब नॉट ओनली प्रधानमंत्री, एक पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। पीएम मतलब पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस। अब कोई प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो ऐसा तो है नहीं कि बोले मोदी जी, मान लो एग्जांपल के लिए मोदी जी ने डिसीजन लिया और बोले फिर वो डिसीजन लेने के बाद कॉपी पेन लेके बैठे हैं या बोले कंप्यूटर लेके बैठे हैं, उसको टाइपिंग कर रहे हैं और फिर वही अलग अलग लोगों के पास भेज रहे हैं। ऑब्वियसली नॉट। एक बड़ा ऑफिस होता है, काम करना होता है, कई सारे लोग होते हैं, तो ऑफिस होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, है ना। सो पीएम एंड कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, है ना। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है और कैबिनेट मिनिस्टर का जो इंस्टीट्यूशन है, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है देश की पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो लिए जाएं। ऑब्वियसली आपको पता है कैबिनेट मतलब ग्रुप ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन अंडर दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं, है ना। तो ये राइट इन्हें कहाँ से मिला हुआ है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल के रखा है कि भैया जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो पीएम और कैबिनेट लेंगे, है ना, ताकि किसी लोगों के बीच में या जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मतलब सभी के अपने अपने काम बटे हुए हैं, कुल मिला के ये हम कह सकते हैं, है ना। सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट
मिनिस्टर्स डिसीजन, है ना। ऑब्वियसली मिनिस्टर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है या हमारी लेजिस्लेचर के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये कानून बना दिया गया, पॉलिसीज बना दी गई। इसके अलावा जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी पॉलिसी डिसाइड की गई है मिनिस्टर्स के द्वारा, जो भी डिसीजन लिया गया है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसे देश में लागू किया जाए, ये काम होता है। ऑब्वियसली किसका काम होता है, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है, हमने पहले भी देख चुका है ना। एग्जीक्यूटिव जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसका ये काम होता है। और इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, जैसा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुआ था, लोग गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके अगेंस्ट में जा रहे थे, है ना। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो होता है, यहाँ पे एग्जांपल किसकी बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मतलब जो भी डिसीजन होंगे डिस्प्यूट के बाद बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहा गया है। हमने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेस डाउन बेसिक रूल ऑन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। सभी इंस्टीट्यूशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो डिसाइड किया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जैसे बताया गया कि भैया पीएम और कैबिनेट बोले क्या करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है वो लेंगे पीएम और कैबिनेट। बोले दूसरे इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन होगा उसका क्या काम होगा, इसका काम होगा बोले जो भी लॉस बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। और बोले किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो तीसरा काम किसका होगा, बोले सुप्रीम कोर्ट का काम होगा कि उन डिस्प्यूट को क्या करना, सॉल्व करना, है ना। तो ये ईच इंस्टीट्यूशन की जो फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें डिवाइड किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सभी कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हो और वो बेटर तरीके से अपने अपने काम कर सके, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी मतभेद के, और सारे काम टाइम पे होते रहे। और इसीलिए हमने क्या बोला था कि सारे काम यदि टाइम पे होते रहेंगे, जो जो फंक्शन इनको दिए गए हैं, जब वो सारे काम होते रहेंगे तो डेमोक्रेसी भी बेटर तरीके से काम कर सकती है। ये उसके एग्जाम्पल हमने देख लिया, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री बेटर तरीके से काम कर सकती है जब उनके इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको जो भी काम दिया गया है वो बेटर तरीके से करें, है ना। जैसे हमने देख लिया पीएम बेटर तरीके से काम करेंगे, हमारी एग्जीक्यूटिव बेटर तरीके से काम करेगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट बेटर तरीके से काम करेगा। जब ये सारे इंस्टीट्यूशन बेटर तरीके से काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो हमारी कंट्री है, इट इज़ ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बेटर तरीके से क्या हो पाएगी, बेटर तरीके से गवर्न हो पाएगी, है ना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट देखा था कि डेमोक्रेसी बेटर तरीके से काम करेगी जबकि उसके इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम करेंगे। और इंस्टीट्यूशन कब सही तरीके से काम करेंगे, जबकि उनके कामों को बांट दिया जाए। यदि क्लास में 4 बच्चे हैं, मैं चारों बच्चों को 4 काम बांट दूं तो वो चारों अच्छे से काम करेंगे, और मेरा काम है बांटना। इसी तरह देश के लिए काम बांटने का काम किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे वर्क का डिवाइडेशन कर दिया कि पीएम ये काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव ये काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा। और जब सब अपने अपने काम करेंगे तो डेमोक्रेसी बेटर तरीके से चलेगी। आई होप सारे डाउट यहाँ पे आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि वर्किंग इंस्टीट्यूशन के क्या टास्क होते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, वर्किंग इंस्टीट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है, तो सारे पॉइंट हमने उसमें देख लिया कि क्या क्या ज़रूरत होती है। इसके बाद हमने क्या देखा कि कंट्री को या डेमोक्रेसी को बेटर तरीके से गवर्न करने के लिए, बेटर तरीके से चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन को जो भी काम दिए जाएँ वो बेटर तरीके से करें। और इंस्टीट्यूशन बेटर तरीके से काम कब करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके कामों को डिवाइड कर दिया जाए कि पीएम का ये काम होगा, एग्जीक्यूटिव का ये काम होगा, कैबिनेट का ये काम होगा, लेजिस्लेचर का ये काम होगा, जुडिशरी का ये काम होगा। तो इसी तरह ऊपर हमने देखा कि सभी के अपने अपने काम बांट दिए गए हैं ताकि जो कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है वो बेटर तरीके से चल सके। बट
जो इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिसर्स या जो भी हैं, क्या उनके लिए काम करना इतना इजी होता है इंस्टीट्यूशन में, या फिर क्या उनके लिए कोई बड़े टास्क भी होते हैं? तो चलिए यही पॉइंट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल रिमेंबर, वर्किंग विथ दिस इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ईजी। इन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना, हमें पता है लेजिस्लेचर इज़ अ इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव इज़ अ इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी इज़ अ इंस्टीट्यूशन, और ये सब एक दूसरे के साथ में मिलके काम करते हैं। कोई अकेला तो काम नहीं करता, एक ने लॉ बनाया, दूसरे ने लॉ को इम्प्लीमेंट किया, तीसरे ने कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसे सॉल्व किया, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सभी एक दूसरे से के साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। बट हमें लगता है ये बहुत ईजी होगा, बट working with this institution is not easy. And why this is not easy? Because many rules and regulations are involved for leader in this institution. Obviously institutions है, हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे लिए कई सारे डिसिप्लिन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। टाइम पे स्कूल जाना है, टाइम पे लंच के लिए जाना है, टाइम पे क्लास अटेंड करनी है, टाइम पे हमारा स्कूल छूटेगा तब हमें, है ना, घर जाना है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसीलिए वर्किंग इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जो भी लीडर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उन्हें मानना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यही याद रखना है कि वर्किंग विथ दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी बिकॉज मैनी रूल्स and regulations are involved for the leaders in institution, है ना। इंस्टीट्यूशन में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें इन लीडर्स को क्या करना होता है, इन्हें फॉलो करना होता है, ठीक है। और ये क्या कर देता है, विन द हैंड ऑफ लीडर्स, लीडर्स के हाथ बांध देता है। ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस में हैं तो इनको अपने दायरे में रह के काम करना होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करना होता है। तो ये क्या बोल सकते हैं, ये कानून जो है इन लीडर्स के हाथ बांध देता है, विन द हैंड ऑफ द लीडर्स, ठीक है ना। इसके साथ आपको पता है जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो भी काम होते हैं उनके लिए उन्हें कई सारी मीटिंग्स करनी होती है, कई सारी अलग अलग कमेटीज़ बनाई जाती है। जैसे मंडल कमीशन बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ये जांच करने के लिए कि बोले SC BC के लिए क्राइटेरिया तय करो और कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लेने चाहिए, बोले ये भी आप हमें बताओ। तो इसी तरह कई सारी कमेटीज़ बनाई जाती है, इनकी कई सारी मीटिंग्स होती है। जैसे पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती है, कभी PM एड्रेस करते हैं, किसी भी कानून के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कभी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स मैनी मीटिंग्स, कमेटीज़ एंड रूटीन्स। कई सारी मीटिंग्स होते रहती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कमेटीज़ बनती है, रूटीन्स होती है। तो ये सारे काम में क्या होता है, डिले हो जाता है और ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। जो काम या जो लॉज वगैरह फॉर्म करने होते हैं उनमें डिले हो जाता है। बोले कमेटी बन रही है, कमेटी अपने निर्णय दे रहे हैं, उसके बाद मीटिंग बनेगी, फिर उसमें डिस्कशन किया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारे रूटीन्स होते रहते हैं, कई सारी मीटिंग्स होते रहती है, जिसके कारण जो काम होते हैं इंस्टीट्यूशन के वो डिले होते रहते हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं, है ना। और कई बार तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं, हमारे जो बनाने वाले हैं, लॉज वगैरह फॉर्म करने वाले हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनी टाइम क्यों जो लॉ मेकर्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये सारे रीज़न हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे वर्किंग इंस्टीट्यूशंस को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जिनके कारण ये इनके हाथ बांध देता है, विन द हैंड ऑफ लीडर्स। और ऑब्वियसली कई सारी मीटिंग्स होती है, कमेटीज़ होती है, रूटीन इन्हें फॉलो करना होता है, जिसके कारण डिले होता है। और डिले होता है तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है, और इन सारे कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या होता है, इन्हें फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे अंडर द टास्क ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। अब हम क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि सर बोले इतने सारे काम किए जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो बोले ऐसा नहीं कर सकते क्या, बोले कोई एक व्यक्ति को देश में अपॉइंट कर दिया जाए और बोले वही देश के लिए सारे कानून बना ले, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है बोले देश के लिए वही बना ले। इज़ इट पॉसिबल टू मेक ऑल डिसीजन बाय वन, बोले किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक डिसीजन ले लिया जाए, इज इट पॉसिबल और नॉट, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, बोले ये हो सकता है। बोले देखो जरा यहाँ पे हमने क्वेश्चन मेंशन किया है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक ऑल डिसीजन बाय वन पर्सन टू प्रोटेक्ट डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि बोले एक ही व्यक्ति सारे निर्णय ले ले, जिससे बोले क्या हो जाएगा, हमें डिले और जो कॉम्प्लिकेशन है उससे हम अपने आप को सेव कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
क्योंकि भैया हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो देख लो जरा, नॉट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है जिसमें हमारी डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। ये तो आपको पता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, मतलब जनता में से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर हमारे लिए, पीपल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, देश को चलाएंगे, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स सारे लोग मिलके काम करेंगे, तभी तो जनता के लिए क्या बेटर है, क्या सही है, ये निर्णय निकल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ बोला जाता है नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बोले सारे डिसीजन एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। बोलिए डेमोक्रेसी में जो बातें कही गई है उनको नहीं मानेगा, फिर ये उनके अगेंस्ट हो जाएगा। और इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया को डेमोक्रेसी के जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना ही करना होगा, है ना। चलिए देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जो डिले होते हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं लॉज वगैरह बनाने में, ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सम ऑफ द डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी यूज़फुल। क्यों ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी for a wider set of people to be consulted in any decision. Obviously it provides a wider set of people, है ना। ज़्यादातर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कब होते हैं, टाइम कब होता है, जब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास जाता है। लाइक लोकसभा है, लोकसभा से राज्यसभा के पास जाएगा, यहाँ पे कई सारे मिनिस्टर इसको चेक करेंगे, यहाँ पे कई सारे मेंबर इसको चेक करेंगे। तो ये क्या करता है, ऑब्वियसली डिले होता है, टाइम होता है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, बट इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको चेक करते हैं तो जो डिसीज़न है वो फेयर होने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि तुरंत में कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो कई बार वो गलत साबित हो जाता है, बट कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे पीपल्स जब इसको चेक करते हैं तो उसके फेयर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये कई बार क्या होता है, यूज़फुल होता है ना। सो यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट, सम ऑफ द डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी यूज़फुल because it provide an opportunity for a wider set of people, है ना। लोगों को अवसर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या कर सके, चेक कर सके, टू बी कंसल्टेड एनी डिसीजन, और उसके बाद जो है कोई डिसीजन लिया जा सके ताकि वो उसके फेयर होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि कुछ समय को कई बार डिले वगैरह जो होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट इंस्टीट्यूशन, और इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा किस बात को इंसिस्ट किया जाता है, किस बात पर जोर दिया जाता है कि बोले इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए, है ना। तो ये हमारा टॉपिक जो था कि क्या ज़रूरत है इंस्टीट्यूशन की, ये हमारा यहाँ पे कवर हुआ, ठीक है ना। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था हमारी जो मेन हेडिंग थी यहाँ पे कि इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या है ना, क्या ज़रूरत है इंस्टीट्यूशंस को बनाने की। तो हमने क्या देखा था कि जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा होते हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूशन को बनाना ज़रूरी है। फिर हमने क्या देखा था, दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि डेमोक्रेसी कब अच्छे से काम कर सकती है, जब सारे काम डिवाइडेड हो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और उनको जो काम दिए गए हैं वो उन्हें बेटर तरीके से करते हो। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया गया था, अलग अलग जो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है वो डिवाइड किया गया था, है ना। जैसे एग्जीक्यूटिव का काम हो गया कानून को लागू करना, लेजिस्लेटिव का काम हो गया कानून बनाना, पीएम और कैबिनेट का काम हो गया इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, सुप्रीम कोर्ट का काम हो गया डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, है ना। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग अपने अपने काम करेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बेटर तरीके से गवर्न करेगी। इसके बाद हमने क्या देखा कि क्या एक व्यक्ति, हमने देखा कि कई बार जो पॉइंट होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं वो बनने में टाइम लगते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, डिले होता है। तो क्या बोले इसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जा सकता है, तो बोले नो, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट होता है, ठीक है ना। तो बोले किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, सारे लोग मिलके ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वही इसे बना सकते हैं। और फिर हमने
हमने क्या देखा कि कई बार कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं या डिले जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। क्यों यूज़फुल होते हैं? क्योंकि वाइडर प्यूपल्स जो होते हैं, ज़्यादातर लोग जब इसके साथ जुड़ते हैं तो इस बात के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो पीपल्स के फेवर में लिया जाएगा, देश के लोगों के पक्ष में लिया जाएगा, है ना। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।